और क्लासिकल एग्जांपल के तौर पे हम इसको डार्विन के फिंचेस में इस एडेप्टिव रेडिएशन को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं। ये जो टर्म है रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये बेसिकली एच.एफ. ऑसबॉर्न ने 1902 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ की थी या इंट्रोड्यूस की थी। और उन्होंने ये क्यों इस्तेमाल की, ये टर्म कैसे आई, तो उन्होंने ये बेसिकली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह एक मेजर ग्रुप जो है वो इवॉल्व करता है डिफरेंट स्पीशीज़ वगैरह में, और वो डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट इकोलॉजिकल निचेस में जाके अडॉप्ट होते हैं। तो बुनियादी तौर पे एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की थी। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो डोमिनेंट एवोल्यूशनरी ग्रुप है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का अगर कोई डोमिनेंट एवोल्यूशनरी ग्रुप है, वो डाइवर्सिफाई हो जाए और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं कि सब्सिडारी टाइप्स में या डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट हो जाए, प्रोलाइफरेट हो जाए, तो उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो सिम्पसन ने प्रोलाइफरेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल ग्रुप, ये डेफिनेशन इस्तेमाल की थी फॉर एडेप्टिव रेडिएशन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जो है वो डार्विन के फिंचेस हम पढ़ते हैं। फिंच जो है, फिंचेस वो मतलब ये है कि बर्ड्स थी, ठीक है, बर्ड्स की बात हो रही है। और ये बर्ड्स की बहुत वेल नॉन फैमिली फ्रिंगिलिडी से जो है, जो कि लार्जर फैमिली ऑफ बर्ड्स है, ये फिंचेस उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। अब ये फिंचेस जो है ये बेसिकली ये रहते थे साउथ अमेरिका में, लेकिन साउथ अमेरिका में ये था कि बहुत ज़्यादा ओवर कंपटीशन का मसला था, फूड के लिए, बाकी रिसोर्सेज के लिए ओवर कंपटीशन का मसला था। तो उस ओवर कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये जो फिंचेस हैं ये हवाओं के ज़रिए से और तूफ़ान के ज़रिए से, मतलब बाय एयर जो है, इन्होंने मूव किया किसी और आइलैंड की तरफ, ठीक है। और वो आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड। तो माना जाता है कि वो जो जहाँ पर ये लोग रहते थे फिंचेस साउथ अमेरिका में, तो वहाँ बेसिकली सीड के लिए इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। सीड्स मतलब और कोई इस तरह फूड अवेलेबल नहीं था, तो इस चीज़ को यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड को और ओवर कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए ये गैलापागोस आइलैंड पर चले गए। अगर हम बात करते हैं कि गैलापागोस आइलैंड जो है वो लोकेशन उसकी क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो दिस इज़ लाई ऑन द इक्वेटर अबाउट 600 माइल्स वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और ये वोल्केनिक ओरिजिन रखता है, और ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कैक्टस मौजूद है, बुशेस मौजूद है, डार्क किस्म की ज़मीन है, इसकी लैंड है, ठीक है। और माना जाता है स्टूडेंट्स कि ये जो फिंचेस है ये फर्स्ट वो बर्ड्स थी जो इस आइलैंड तक पहुँची, और इस आइलैंड में आके ये इतने डाइवर्सिफाई हुए, इतने वेल अडॉप्टेड हुए डिफरेंट स्पेसिफिक निचेस के लिए कि इनकी 14 स्पीशीज़ बन गई। यानी कि जब ये गैलापागोस आइलैंड की तरफ आए ये फिंचेस, तो जिसको जो मिला वो खुराक खाते चले गए, ठीक है। किसी को सीड मिला तो सीड उन्होंने खाया, किसी को जो है इंसेक्ट्स मिले तो वो इंसेक्ट्स ईटर बन गए, किसी को कैक्टस मिले, किसी को ग्रास मिला, जिसको जो मिला उसने वो खाया। तो उस की वजह से इसका जो ये जो फिंचेस थे, इनकी जो बीक थी वो जो है उस अपने शेप और साइज और स्ट्रक्चर यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन आती गई, वो ये चेंज करते रह गए, ठीक है। तो इस वजह से इनकी फीडिंग बिहेवियर में और इनके बीक साइज में और शेप में तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, और इतनी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई कि मतलब स्पीशिएशन का एक प्रोसेस होने लगा और नए स्पीशीज़ जो हैं वो बन गए, ठीक है। माना जाता है कि ये जो 14 स्पीशीज़ हैं ये बेसिकली 4 जेनेरा से बिलोंग करते हैं, जो कि इधर मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसमें है जियोस्पेजा, कैमरिंकस, कैटिडी और पेनरलैक्सिस। तो ये जो है ये 4 जेनेरा, आई थिंक ये पेनारोलैक्सिट्स, ठीक है। तो ये 4 जेनेरा है, इससे ये 14 स्पीशीज़ जो हैं ये बिलोंग करती हैं, यानी कि सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक ने 14 स्पीशीज़ को जो है अराइज कर दिया। अब इसमें जो है 6 जो है वो ग्राउंड स्पीशीज़ फिंचेस थे, ठीक है। चूंकि वो ग्राउंड थे तो वो उनको सीड्स ज़्यादातर अवेलेबल थी, तो वो सीड्स को क्रश करने के लिए उनके जो बीक्स थे वो बहुत हैवी किस्म के बनते चले गए, ठीक है। अब सीड्स भी आपको पता है कि सारे एक ही साइज़ में अवेलेबल नहीं होते। सीड्स में भी स्मॉल सीड हो सकता है, लार्ज हो सकता है, मीडियम हो सकता है। तो इवन उस सीड के शेप को लेकर भी इनका जो बीक था वो चेंज होता गया। जो स्मॉल बीक वाले थे, जो ग्रास के सीड्स को खाते थे, उनकी जो बीक थी वो स्मॉल थी, ठीक है। जो नॉर्मल सीड्स को खाते थे उनकी जो बीक थी वो मीडियम थी। जो लार्ज किस्म के सीड्स को खाते थे, हार्ड और टफ किस्म के जो सीड्स होते हैं, जो नॉर्मली फ्रूट के सीड्स होते हैं, उनकी बीक जो है वो लार्ज थी, ठीक है। तो इस तरह इनके बीक के स्ट्रक्चर में वेरिएशन जो है वो आती चली गई। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताती चलूँ कि कुछ जो फिंचेस थे उनको फिर कैक्टस मिला खाने को, तो इसीलिए उनकी जो बीक थी वो प्रोबिंग किस्म की थी, ठीक है ना, वो लंबी किस्म की, राइट। और डिकर्व किस्म की जो उनकी बीक थी। कुछ फिंचेस जो है वो ट्री फिंचेस थी, तो वो इंसेक्ट जो है ट्रीज पर मौजूद इंसेक्ट को खाते थे। वुड पैकर फिंच जो है वो इसकी मिसाल है। तो इसका जो वो था बीक थी वो स्ट्रेट और शार्प किस्म की थी, ताकि वो इंसेक्ट को जो है वो कैप्चर कर सके दरख्त के अंदर से। वाटर फिंचेस जो है उनकी जो बीक थी वो वर्बरेट लाइक थी, ठीक है। और ये नॉर्मली बुशेस वगैरह को खाते थे, और माना जाता है मतलब रिसर्च ने ये बात शो की है कि वार्बलर जो फिंचेस है वो इंसेक्ट्स को इवन फ्लाइट के दौरान भी कैप्चर कर सकते थे।
तो डिफरेंट फूड के हिसाब से इनका जो बीक स्ट्रक्चर था, शेप था, वो चेंज होता चला गया और इन्होंने डिफरेंट किस्म की वेरिएशन अख्तियार की। हम समझते हैं कि न्यू स्पीशी जो है वो तभी आई जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई। तो ये डार्विन के जो फिंचेस है वो एडेप्टिव रेडिएशन की बेहतरीन एग्जाम्पल है।